हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और यू कैन से द लास्ट चैप्टर करने वाले हैं ऑफ आवर मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक। आप कहोगे इसके बाद दो कुछ और चैप्टर्स भी है, वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर मैं ओवरऑल बताऊं, मेरे चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पूरा सिलेबस और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी इस वीडियो के बाद सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। TRJN में हमने अच्छे से कंप्लीट कर रखी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट बिगिन। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अब हम जाने वाले पढ़ेंगे इस प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड के बारे में। ठीक है, पहली बात ये क्या होती है। इनको पढ़ने से और समझने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हम उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और वेट अ सेकंड, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, फुल एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या क्या चीज़ें होती है। इन कंसेप्ट्स के बारे में पहले जानेंगे। ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन ही है, बाकी हम उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड्स और प्रॉब्लम एक्सक्यूज मी, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर सकते हैं ईजीली। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये ओके वाओ, ये फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, हम ये दो कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट कौन सी पहली बात, इक्विलिब्रियम देखो पूरे पढ़ो जरा क्या लिखा है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पहली बात, ये इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन होती है। इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर AD इज इक्वल टू AS, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की इक्वल होती है, वो आपकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की क्या डेफिनेशन है, देखो बुक से मैं नहीं रेफर करूंगा। देखो अगर आपको पढ़ना है तो ये वाली डेफिनेशन आप रट सकते हो, बट मैंने अपनी एक खुद डेफिनेशन बना रखी है। देखो जो मैं खुद डेफिनेशन बनाता हूँ ना, वो ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बनाता हूँ, वो मैं थोड़ा TR जैन से लेता हूँ, थोड़ा मैं संदीप गर्ग से लेता हूँ, तो मैं एक अच्छी सी डेफिनेशन लेके आता हूँ आपके सामने। ठीक है, बाकी अगर आप किसी भी डेफिनेशन के ऊपर रिलाय करना है, यू कैन ईजिली, अब आप इसको याद कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपका रट्टाफिकेशन अच्छा है और आपको लगता है मेरी वाली डेफिनेशन उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो आप ये वाली डेफिनेशन डेफिनेटली याद कर सकते हो। बट ट्रस्ट मी, दिस इज गुड वन, दिस इज मोर मच ईजियर एंड मच लॉजिकल डेफिनेशन। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन where aggregate demand is equal to aggregate supply with the full utilization of labor. This is my definition. ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स है इस डेफिनेशन में, AD इज इक्वल टू AS, और दूसरा कंपोनेंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर। दैट्स इट। अब हम बात करेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है, पहली बात इक्विलिब्रियम क्या है। अंडर अब देखो मैं डेफिनेशन के ऊपर जाता हूँ। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, where aggregate demand is equal to aggregate supply without the full utilization of labor। ठीक है, अब ऐसी जगह पे इक्विलिब्रियम है जहाँ पे आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, लेबर को फुल तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, कई सारे लोग वेले पड़े हैं, फिर भी इक्विलिब्रियम आ गया हमारी सिचुएशन में, हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, वेयर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है कि भाई सारे लोग एम्प्लॉयड है और AS और एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड भी एक दूसरे के इक्वल है। दिस इज फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। डेफिनेशन मैंने बता दिए, राइट। वॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी केस होता है। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन द पीपल हु आर नॉट, इधर दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल। ठीक है, या तो फिर वो काम ही नहीं करना चाहते, और आर नॉट विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। ठीक है, दो दो तरह की सिचुएशंस है। या तो फिर लोग काम ही नहीं करना चाहते, ये कौन से। वॉलेंट्री क्या होता है, आपने सुना होगा, आपकी क्लास में टीचर ने बोला होगा कि भाई बच्चों कोई इस एक्टिविटी का कोई वॉलेंटियर करो। भाई आज क्लास में स्पीच होनी है, इसके लिए कोई वॉलेंटियर करो, क्लास में रीडिंग होनी है, वॉलेंटियर करो। वॉलेंटियर क्या है, खुद ब खुद डिसीजन कभी जब बंदा लेता है, ठीक है, अपने विलिंगनेस से कोई बंदा डिसीजन लेता है। ठीक है, वो होगा वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, भाई लोग जॉब नहीं करना चाहते, क्यों, खुद की मर्जी। भाई बोला मेरे पापा का बिजनेस है, बहुत बढ़िया पैसा आ रहा है, मेरे को नौकरी करने की जरूरत नहीं, मैंने करनी भी नहीं है। ठीक है, या तो फिर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की दो केसेस होती है। या तो फिर ऐसे लोग जो काम ही नहीं करना चाहते, जिनको पता है कि भाई नहीं करना काम, बस चाहे जो हो जाए मैंने काम ही नहीं करना। ठीक है, ये दूसरे लोग जो कहते हैं कि यार मार्केट में 15,000 मिल रहे हैं महीने के, 15,000 पे तो मैं नहीं काम करूंगा। अगर अगर मार्केट में महीने की सैलरी मेरी 1 लाख हो जाए तब मैं करूंगा काम, 15,000 में मैं नौकरी नहीं करता। ठीक है, ये दो सिचुएशन। या तो फिर लोग आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, या तो फिर वो काम ही नहीं करना चाहते, या तो फिर दे आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द प्रेजेंट वेज रेट, आज के टाइम पे जो मार्केट में महीने की सैलरी चल रही है, तो फिर वो उस पर काम नहीं करना चाहते। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में दो चीज़ें आती है, ये मैंने पॉइंट्स यहाँ लिख रखे हैं, तो आप इनके ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, देखो मैं यहाँ पे डेफिनेशन पे जाता हूँ। अकर्स व्हेन सम पीपल हु आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर willing to work at the existing wage rate।
ठीक है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग काम करना चाहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा, ठीक है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि भाई महीने में 15,000 के 10,000 भी मिलेंगे पर मैं काम करूंगा, बट उसे काम ही नहीं मिल रहा है इन लोगों को, ठीक है। ओके, व्हाट इज दिस, व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर, भाई सीधी सी बात है, पहली बात ये लोग विलिंग है, ये काम करना चाहते हैं। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में क्या लोग हैं, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, उन्हें उन्हें लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो नौकरी चाहिए, भाई कुछ तो खाएंगे पिएंगे यार, ऐसे थोड़ी जी सकता है, ठीक है। या तो फिर ये विलिंग है वर्क करने के लिए। और जो आज के टाइम पे वेज रेट चला है, मान लो ये बोलते हैं ना कि भाई मार्केट में 15,000 पर मंथ का वेज रेट चला हुआ है कि इतनी तुम्हें सैलरी मिलनी है, और ये बोलते हैं यार तुम 10,000 भी करोगे हम तब भी रेडी है, बट यार काम तो दो। इनको बेचारों को काम ही नहीं मिल रहा और ये करना चाहते हैं काम, ये वो होते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। ओके, हु आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। जब भी कभी हम कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तब हम जो ये भाई साहब ये अमीर ज़्यादा हैं इनकी बातें नहीं करते। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लीज सीरियसली नहीं लेना इस चीज़ को, ठीक है। ये जो ये अमीर लोग होते हैं ना, जो ये बोलते हैं कि ना यार मेरे पास बहुत है, मैंने खुद ही नहीं करनी नौकरी, मैं कर सकता हूँ बट मैंने करनी नहीं है, ठीक है। और यू कैन से हमने नौकरी नहीं करनी है, प्लस सेकंड सिचुएशन कि भाई आज मैं बहुत ज़्यादा कम सैलरी, इस सैलरी पे तो हम वर्क नहीं करना चाहते। हम इन लोगों को जब भी कभी हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, जैसे दिनचर्या में हम बोलते नहीं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो गया है, देश में जॉब्स नहीं है, तब हम वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल नहीं कंसिडर करते। हम हमेशा इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को कंसिडर करते हैं, जो ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है नहीं, ये वाली, इसी को कंसिडर करते हैं। दैट्स इट। फुल एम्प्लॉयमेंट के कौन सा केस है? फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation when all those who are able to work and are willing to work are getting work। फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे जो लोग काम करना चाह जो लोग काम फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं। एबल टू वर्क क्या मतलब, उनके भाई हाथ पैर ठीक है, सब कुछ कंडीशन बढ़िया है, लिविंग हेल्दी फिट लोग है, दे आर एबल टू वर्क, दे वो काम कर सकते हैं, और दे आर विलिंग टू वर्क, और वो काम करना चाहते हैं एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। वो काम करना चाहते हैं, भाई मुझे काम चाहिए, और जो भी मार्केट में रेट चला भाई तुम महीने में 15,000 दो, हम 15,000 पे भी रेडी है काम करने के लिए, ऐसे लोग, उन लोगों को काम मिल रहा है, ठीक है। वो सिचुएशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर दी, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। फुल एम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन होगी? फुल एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर ऑल द यू कैन से वेयर द पीपल who are able to work and are willing to work at the present wage rate are getting work। ऐसे लोग जो काम कर सकते हैं, और वो काम कर सकते हैं और करना चाहते हैं, जो मार्केट में रेट चल रहा है उस पे, उन सब लोगों को काम मिल रहा है। बस ये आपकी डेफिनेशन है। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया, पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट आर गेटिंग वर्क, दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जब भी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट की बात होती है ना, हम जब कहते हैं कि हमारे कंट्री में तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारी कंट्री में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी कभी हम कहते हैं कि हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट है, सब लोगों को नौकरी मिल रही है, उसका ये मतलब नहीं है कि सब लोगों को नौकरी ही नौकरी है, सब लोग काम ही कर रहे हैं, सब लोग मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, इसका ये मतलब लिटरल मीनिंग नहीं है कि फुल एम्प्लॉयमेंट। हमेशा हमारी कंट्री में ना कभी भी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? ऐसा हमेशा हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयड हो गए ही हो गए। मान लो हमारी कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई कल से तो सब लोगों के पास नौकरी ही नौकरी होगी, बट फिर भी कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके पास नौकरियां नहीं होंगी। अभी नौकरियां क्यों नहीं होगी? और जिन लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में भी नौकरियां नहीं मिलती है, और जो अनएम्प्लॉयड होते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट केस में भी, उन लोगों को क्या कहते हैं हम? और जो जिस सिचुएशन में वो है, इस सिचुएशन को क्या नाम दिया जाता है? इस सिचुएशन को कहा जाता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अभी नेचुरल मैंने हाइड कर रखा था यहाँ पे, मैं बताता हूँ आपको। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, जब सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, सुनना मेरी बात, जब सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं फिर भी एक हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती ही रहती है, ठीक है। वो जो हमें एक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है, दैट इज नोन एज द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, दैट्स, ठीक है। ओके, students of the economics must carefully note that in the economy a situation of the full employment never implies the situation of zero unemployment, ठीक है। That's it। There always exists some degree of unemployment called as the natural unemployment। हमेशा एक डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहती ही रहती, दैट इज नोन एज द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इज occurs owing to the fact that there are constant changes in the supply and demand parameters। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है,
भाई देखो बस डेफिनेशन है रटने के लिए हो जाएगी ये कि भाई नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किस केसेस में होती है, जब हमेशा मार्केट में सप्लाई डिमांड का इक्विलिब्रियम नहीं बैठ रहा होता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कि उसकी वही बात कर नेचुरल सिचुएशन में फ्रिक्शनल। देखो सीधी सी बात है, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके की होती है। कभी भी आपसे नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट पूछे तो ये डेफिनेशन लिख देना, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन, इट इज़ द एम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट्स व्हेन देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। सीधी सी बात, एक ऐसी डेफिनेशन आप बता सकते हो, ठीक है। देर इज नो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, देर इज नेवर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, देर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, दैट अनएम्प्लॉयमेंट is known as a natural unemployment. Further, the natural unemployment is divided into two parts, frictional unemployment and structural unemployment. अब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या डेफिनेशन है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द is the unemployment associated with changing of the jobs in the dynamic economy. अब ये किस तरीके से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरीके से आती है, भाई जॉब्स चेंज होती रहती है, मतलब आज के पहले पहले मैं क्या बताऊँ, पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करने वालों की डिमांड नहीं थी, अब होने लग गई है। पहले वीडियो एडिटर्स, आई मीन आज से 10 साल पहले वीडियो एडिटर्स की इतनी डिमांड नहीं थी इंडिया में, अब होने लगी है, ठीक है। इट अराइजेज ड्यू टू द इमोबिलिटी immovability of the labor, shortage of the raw material, lack of the informal। अब देखो इसका क्या मतलब होता है, फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट इज लाइक आप हो, आपने डिसाइड किया आज शाम को यार मुझे अपनी जॉब नहीं पसंद, मैंने नहीं करनी अपनी जॉब यार, बहुत हो गया यार, बहुत बॉस बहुत स्ट्रेस देता है, तो आपने डिसाइड किया, आपने जॉब छोड़ दी। अब पूरी रात आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। आप अगले 1-2 दिन तक, जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिलती तब तक आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है। जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, जो थोड़े थोड़े गैप्स है बीच में, ये किस सिचुएशन में आता है, ये आपकी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, आप फैक्ट्री में काम करते हो, ठीक है। आप एक फैक्ट्री वर्कर हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो एक फैक्ट्री वर्कर है, अब उस फैक्ट्री वर्क और उस फैक्ट्री में जो आपकी मशीन थी जिससे सारा प्रोडक्शन चलता था वही खराब होगी 5 दिन के लिए, आप फिर 5 दिन के लिए क्या हो जाओगे, अनएम्प्लॉयड हो जाओगे। दिस इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और डेफिनेशन में रिपीट कर दो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ द जॉब्स इन द डायनेमिक इकोनॉमी, ठीक है, चेंज ऑफ जॉब्स इन द डायनेमिक इकोनॉमी, ये आपने याद रखना। इट अराइजेज ड्यू टू द इन मोबिलिटी ऑफ द लेबर। भाई लेबर हर जगह नहीं मूव कर सकती, एकदम नहीं मूव कर सकती। भाई मुझे बताओ, आप हिमाचल में आपने बीटेक कर रखा है, बीटेक इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रखा है, तो आप एकदम ही थोड़ी बैंगलोर चले जाओगे, ठीक है, टाइम लगेगा, वो सब कुछ भी आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। जब तक आप बैंगलोर नहीं पहुंचते, सेटल नहीं होते, आपको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। शॉर्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल, कई बार ऐसा होता है कि भाई दुकान, आई मीन फैक्ट्री पे गया, फैक्ट्री में माल ही नहीं है, आई मीन रॉ मटेरियल ही नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ इनफॉर्मल, वही बात है, इन्फॉर्मल करने अपॉर्चुनिटीज इन द, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। शॉर्टेज ऑफ पावर, कई बार इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वेयर एंड टेयर ऑफ द मशीन, मशीनें खराब हो गई और अब लोग हैं अनएम्प्लॉयड बैठे हैं थोड़े टाइम के लिए। टेंडेंसी ऑफ द वर्कर्स टू मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वही बात है, जब भी कभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप वर्क करो, आप जॉब कर रहे हो, आपने सोचा कि जॉब का बॉस पसंद नहीं है तो आप नौकरी चेंज करो, तो अब बीच का जो टाइम पीरियड जिसमें आप अनएम्प्लॉयड रहोगे वो आपका फ्रेशनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट सुनना, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज द अनएम्प्लॉयमेंट दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो कब अराइज करती है, जब देयर इज अ लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ऑफ सर्टेन इंडस्ट्री। मैं कैसे बताऊँ, आपने पहले देखे, पहले ना थर्माकोल बोलेंगे हम, एक फोम के जैसे जूते आते थे, आपने देखा होगा, आज भी आते हैं, आज लोग यूज़ करते हैं। मैं कैसे एग्जाम, प्लास्टिक के जूते होते हैं वो, ठीक है, क्रॉक्स टाइप मटेरियल से बने होते हैं, जैसे जिसके क्रॉक्स बने होते हैं ना, उसी तरीके के पहले एक जूते आते थे, ठीक है, गम बूट्स टाइप, ठीक है, उसे बहुत यूज़ करते थे लोग, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब नए नए लेदर के शूज़ आने लग गए, स्पोर्ट्स शूज़ आने लग गए, प्रॉपर फोमिंग, ये वो एडिडास वगैरह की एंट्री होगी मार्केट में, और दूसरे जो शूज़ ब्रांड बाटा एंड ऑल वो सब आ गए, ठीक है। उन्होंने जो आपके वो पुराने जो प्लास्टिक वाले शूज़ थे उसे रिप्लेस कर दिया, किससे, एक बेटर फोम वाले, मेमोरी फोम जो भी फोम होती है इनकी, उसके एक प्रॉपर शूज़ बना दिए, अच्छे डिज़ाइन आ गए, ये वो सो इससे क्या हुआ, जो पुराने शूज़ की एक फैक्ट्री थी वो खराब खत्म हो गई, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ, पुराने टाइम में वो वुडन चप्पलें होती थी, आपने देखा है, वो लक्कड़ की जो वो वुडन चप्पलें होती है जो यूजुअली मंदिरों वगैरह में रखी होती है, पूजा वगैरह करते हैं उसकी, ठीक है। पहले मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली लोग उसे पहना करते थे पहले के टाइम पे। अब देखो जब से लेदर की चप्पलें आनी शुरू हुई तो वो जो लक्कड़ की चप्पल बनती थी वो बंद हो गई बनना, ठीक है। उससे क्या हुआ, जो फैक्ट्री थी, जितने लोग आर्टिजन्स यू कैन से, जितने मिस्त्री लोग उन चप्पलों को बनाते थे, उनकी नौकरी तो चले गई, ठीक है। अब नई जॉब आ गई, नई जॉब कौन सी, नई टेक्नोलॉजी आ गई, क्या कौन सी, लेदर की स्लीपर्स बनाने वाली। लेदर के स्लीपर्स बनाने वाले के बाद एक नई स्लीपर्स का इन्वेंशन हुआ, वो कौन सी, प्रॉपर फोम वाली, प्रॉपर प्लास्टिक वाली स्लीपर्स, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि भाई फैक्ट्री का ही डिक्लाइन हो गया, ठीक है। मैं कहने का मतलब ये देखो, जो लक्कड़ की पहले मिस्त्री लोग जो वो स्लीपर्स बनाते थे, ठीक है,
वो चप्पलें टाइप बनाते थे चलने के लिए। अब भाई उनकी नौकरी तो चलेगी ना जब लेदर की चप्पलें आई। अब मानो जब जैसे लेदर की चप्पलें आई जो आपके, अब फिर नई प्लास्टिक वाली चप्पल्स आई, फिर जो आपकी लेदर वाली चप्पलों थी, अब जो जो लोग लेदर वाली चप्पल बनाते थे उनकी भी नौकरी चलेगी। अब कौन, अब फोम वाले और यू कैन से प्रॉपर नई प्लास्टिक वाली स्लीपर्स की ज़्यादा वैल्यू होने लगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल था जी। ठीक है, व्हेन अदर फैक्ट्रीज ऑफ द प्रोडक्शन आर इन शॉर्ट सप्लाई, क्या सिचुएशन है ये, इट इज़ एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, व्हेन द अदर फैक्ट्री ऑफ द प्रोडक्शन आर इन शॉर्ट सप्लाई, भाई मान लो अगर कोई दूसरी फैक्ट्री है, उस वो लोग शॉर्ट सप्लाई है, मतलब उनके पास ज़्यादा सप्लाई नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी आप स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होगी। भाई देखो कैसे बताऊँ मैं आपको, फैक्ट्री में शॉर्टेज होगी और मतलब सारे, मतलब सप्लाई कम होगी भाई, चप्पलें ही नहीं बनानी, सप्लाई डिमांड में इफेक्ट पड़ा, चप्पलें ही नहीं बनानी। ठीक है, मार्केट में डिमांड ही नहीं हो रही, खत्म होगी डिमांड। ठीक है, चप्पलों की, ये वही सिचुएशन। ठीक है, मैंने लेबर लैक्स एक्सपर्टीज, अब मैंने बताया कि लेबर, भाई मुझे बताओ जो लोग वुडन चप्पलें बनाते थे, अब मुझे बताओ कि उन्हें उन्हें आएगा कि प्लास्टिक की चप्पलें कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो तो मिस्त्री लोग थे भाई, उनको तो पता लक्कड़ को शेव करना है तब जाके आपकी शेप में आ जाएगी एक चप्पल। अब ये प्लास्टिक वाले, इनको पता है कि फैक्ट्री में इनपुट डालना है और सीधा चप्पलें बाहर निकलेगी, वो भी पता नहीं कितने उसमें नंबर में। ठीक है, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक, कभी भी चेंज इन द प्रोडक्शन टेक्निक, चीज़ों को बनाने की जो टेक्निक है वो बदल जाएगी। यू कैन जस्ट, वही बात है कि चप्पलें बनाने की अलग टेक्निक थी, वुडन चप्पलें बनाने की अलग टेक्निक थी, और प्लास्टिक की चप्पल बनाने की अलग टेक्निक है। एग्जाम्पल। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। अब हम जाएंगे प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अब हमने ना बेसिक चीज़ें पढ़ लिया, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, वॉलंटरी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होता है, ये सब हमने अच्छे से कवर कर दिया है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अभी डेफिशिएंट डिमांड, वाह एक सेकंड रुकना गाइस। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा मेन हेडिंग थी उसके बारे में, बेसिक कंसेप्ट हो चुके हैं। अब हम जानेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड क्या है, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, सबसे पहले ये सबको रहने दो, एक बहुत अच्छी नहीं, इसको पढ़ लेना थोड़ा ना, ये काम का है, ये दूसरा काम का है। बाकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेशन के लिए आपने यहाँ पे रिलाई करना है। ठीक है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ईडी इज लेस देन एएस करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ठीक है, जब ईडी एएस से कम होगा। ठीक है, मैं कैसे बताऊँ आपको, जब ईडी कम होगा, जब ईडी कम होगा और ए एस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये एक ऐसी सिचुएशन है जब आपका ए एस ज़्यादा है, ईडी कम है। कौन सा ईडी कम है? ठीक है, ईडी इज लेस देन ए एस कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी की, क्या कहने का मतलब है, ये लास्ट वाली लाइन तो समझनी है मुझे पता ना। कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल इक्विलिब्रियम लेवल इन द इकोनॉमी क्या है, ईडी इज लेस देन ए एस। ठीक है, फुल इक्विलिब्रियम में, फुल इक्विलिब्रियम ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, सी फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या है हमारा, ए डी ई पे है, ये सिचुएशन पे हमारा ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे जो हमारा ए डी है वो यहाँ पे है। ठीक है, ए एस को वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ई पे। ठीक है, दिस इज मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द फुल इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल वेयर ई डी इज इक्वल टू ए एस। अब क्या हुआ, जो आपका ए डी है वो गिर गया। ठीक है, ए डी गिर गया, अब आपका जो नया इक्विलिब्रियम है वो यहाँ बन गया। यहाँ इक्विलिब्रियम बनने का क्या मतलब है, इट इज़ अ सिचुएशन ए डी, अब यहाँ इक्विलिब्रियम बनने का क्या हुआ कि यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, ये वाली सिचुएशन क्या थी ए डी की, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट था, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ इक्विलिब्रियम ज़रूर है बट यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यहाँ पे ए डी, जो आपका ए डी है वो कम है, ए एस ज़्यादा है। कौन से वाला ए एस ज़्यादा है, ये वाला ए एस ज़्यादा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला ए एस ज़्यादा है, यहाँ पे भी एक ए एस है, ये ए एस है, ये ए एस कौन से वाला ए एस है, ये इक्विलिब्रियम वाला ए एस नहीं है, बट ये इक्विलिब्रियम वाला ए एस है, हम इसकी बात करें। यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाला ए एस है और ये नॉर्मल आपका, नॉर्मल वाला ई डी और ए एस का जो इंटरसेक्शन है ये फुल इक्विलिब्रियम वाला नहीं है। हम इक्विलिब्रियम वाले ए एस की बात करें इन द डेफिनेशन, हम एक किसको ले रहे, डेफिनेशन में हम दो पार्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको सिंपल वे, इसमें दो चीज़ें आ रही है, एक ये वाला पॉइंट आ रहा है, एक ये वाला, इस वाले ए एस की बात करें जो यहाँ पे बन रहा है, और ए डी हम इस वाले ए डी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और बार डेफिनेशन, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ईडी इज लेस देन एएस, जो ईडी है वो एएस से कम है। एएस, ये वाले एएस की बात करें इस वाले पॉइंट पे इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस वाले इक्विलिब्रियम के एएस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जब आपका ईडी कम है एएस से के मुकाबले कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल इक्विलिब्रियम लेवल, और सॉरी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, ये यही बात करें जब भी कभी ये कॉरस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी की जब बात करें, वो कहने का मतलब ये है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन है वहाँ पे ए डी, जो एएस है वो यहाँ पे है, वरना इधर है नीचे, वरना वैसे प्रेजेंटली डेफिशिएंट केस में ये वाला है आपका एडी, और फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के केस में यहाँ पे है, बस। ठीक है, टंग ट्विस्टर्स टाइप लगता है ये बार बार, ए डी ए एस इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट, कन्फ्यूजन हो जाती है थोड़ी थोड़ी इसमें। ठीक है, नेवर माइंड।
ओके, अब एक फॉर्मूला क्या है इसको डिनोट करने का, जहाँ पे आपने बस ये बनाना है, ये बचपन में पता होगा नहीं, ग्रेटर देन लेस देन के साइन का क्या मतलब है, एडी छोटा है यहाँ पे और ए एस बड़ा है, बस ये है इसका मतलब। ये लिख देना आप एक बार, ये बना देना जो यहाँ पे बनाया ना, बीच में साइन लगा देना बस। ओके। और क्या है यहाँ पे कॉजेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉजेस क्या है एडी, इस सिचुएशन के डेफिशिएंट डिमांड के कॉजेस क्या क्या। रिडक्शन इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, भाई देखो मुझे एक चीज़ बताओ, डिमांड कब कम होगी, जब कभी हमारे जो हाउस होल्ड सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, उसने, यू कैन से जो हाउस होल्ड सेक्टर, उसने बोला कि यार इस साल कंज्यूम हमने कम ही करना है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन्होंने सोचा इस बार हम कंजम्पशन कम करेंगे, जब कंजम्पशन कम करेंगे तो क्या मतलब होगा, जो डिमांड है चीज़ों की वो गिर जाएगी, ठीक है। अब देखो जब लोग डिसाइड करते हैं कि हमने इस साल बहुत कंज्यूम करना है, उससे क्या होगा, चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। लोग ज़्यादा मार्केट में जाएंगे, तो लोग ज़्यादा मार्केट में जाएंगे, ज़्यादा रेट्स बढ़ेंगे, ठीक है, जो खरीदना चाहेंगे लोग। अब यहाँ पे लोगों ने सोच लिया नहीं खरीदना, तो इससे क्या होगा, एडी है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एडी कम हो जाएगा, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, ठीक है। रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट जो यू कैन से जो प्राइवेट फर्म्स थी, फैक्ट्रीज थी, उन्होंने सोचा कि इस साल इन्वेस्टमेंट नहीं करना हमने, इस साल नई फैक्ट्रीज नहीं, इस साल नई मशीन्स नहीं खरीदेंगे, इससे क्या होगा, उन्होंने भी सोच लिया कि इस साल चीज़ें नहीं खरीदनी, इससे क्या होगा, वापस डिमांड गिर जाएगी, ठीक है। रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने भी सोचा इस साल हम खर्चा नहीं करेंगे, मतलब मार्केट से कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, इससे क्या होगा, वापस गिर के डिमांड हमारा कम हो जाएगा। डिक्लाइन इन द एक्सपोर्ट्स, भाई इस साल हमने डिसाइड कर लिया कि हम ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, वापस सीडी गिर जाएगी। राइज इन द इम्पोर्ट्स, भाई इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ा देंगे हम कि भाई हम तो बाहर से लाएंगे सिर्फ, उससे वापस एडी कम हो जाएगी जो इंटरनल कंट्री की थी, ठीक है। इंक्रीज इन द टैक्स रेट, टैक्स गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब 70% इनकम टैक्स दो, अब बोलोगे भाई यार कितना बचा है मेरे पास पैसा, भाई मैं 1 लाख कमा रहा था, मेरे पास 30,000 बच रहा है, बस 70,000 तो टैक्स में चलेगा। अब आप सोचोगे अभी 30,000 को मैं सेव करूँ, खाऊँ, इसका क्या करूँ, इससे क्या होगा, डिमांड आपकी कम हो जाएगी कंट्री में, ठीक है। आई मीन ईडी कम हो जाएगा, ठीक है। बस यही बात है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। सी से क्या होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। आई से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी से होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एक्स और एम का क्या मतलब है, ये होगा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात हो रही है। फिर लास्ट में टैक्स का पॉइंट है, ठीक है। ये चार वेट कितना है, ये 6 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6, बस, ठीक है। और कॉजेस हो गए। इम्पैक्ट, अब इम्पैक्ट पढ़ने वाले वो आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट एडी, जब एडी कम होता है इसका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इस चीज़ में, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के, भाई देखो पहली बात तो इस टॉपिक का मैं एक बेसिक आइडिया बताऊं, जब भी कभी आप कॉन्सिक्वेंसेज की बात करो, आपको बस हेडिंग्स याद हो तो दिस इज मोर देन इनफ, हेडिंग्स ही याद हो तो उससे भी काम हो जाता है, ठीक है। Underemployment equilibrium, owing to the deficient of the demand and the equilibrium is struck at a lower GDP and lower than that of the full employment। भाई देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की क्या बात है, भाई मेरे को सीधी सी बात है, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट थी, यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था, आई मीन फर्स्ट डेफिनेशन में पढ़ा था कि, ठीक है, ये वही है, कुछ मतलब बेसिक है, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो कुछ डेफिनेशन बनती भी नहीं इजी ना। बाकी अगर आपने बताना है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए ये लिख देना, वो इनटू द डेफिशिएंट डिमांड, भाई डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, इससे क्या होगा, काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह गए। इक्विलिब्रियम ज़रूर स्ट्रक किया, इक्विलिब्रियम बिल्कुल आया, बट इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन में आया जहाँ पे लोगों को पूरी जॉब्स नहीं मिल पाई, काफ़ी सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह गए, इसलिए इसे कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाई, सब लोग सारे का अपने काम में नहीं लग पाए, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप, deficiency of the demand creates the deflationary gap in the economy. It is a situation when lack of demand leads to deflationary pressure। अब देखो डिमांड जब कम होती है उससे क्या होता है, डिफ्लेशनरी प्रेशर बन जाता है, आई मीन सीधी सी बात है, डिफ्लेशन हो जाती है। अब मेरे को डिफ्लेशन क्या होती है, सीधी सी बात है, इस साल आपने डिसाइड किया कि मैं भी कैसे बताऊँ आपको, 5 लोग हैं, एक ब्रेड है, ठीक है, एक ब्रेड का पैकेट है, ठीक है, एक ब्रेड का पैकेट है, 5 लोग हैं, ठीक है। बट इन 5 लोगों को ब्रेड पसंद ही नहीं है, ये लोग ब्रेड खाते ही नहीं है, बोलते हैं अरे ईस्ट हेल्थ के लिए ख़राब होता है, ईस्ट वगैरह की चीज़ें हम नहीं खाते हैं, ठीक है। अब ये 5 लोग हैं, एक ब्रेड का पैकेट है, इन पाँचों को ब्रेड नहीं पसंद, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि हमने ब्रेड खरीदना ही नहीं। अब ये लोग क्या बोलेंगे, अब भाई ये दुकानदार है, दुकानदार बोलेगा कि यार 50 रुपये का ब्रेड है, 50 रुपये जो मेरे को देगा उसको मैं ब्रेड दे दूंगा। अब ये 5 लोग हैं, 5 लोग बोल रहे हैं यार नहीं, अब 50 रुपये में हम क्यों ले ब्रेड, ब्रेड अनहेल्दी होता है। फिर दुकानदार बोलेगा यार अब तुम 50 में नहीं खरीदो तो मेरा ब्रेड ब्रेड भी कल तक सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, इतनी गर्मी हो रही है, नहीं मैं तो नहीं, ब्रेड तो नहीं। अब देखो चलो ऐसा कर देता हूँ, मैं रेट जो ब्रेड का था वो 40 रुपये कर देता हूँ, फिर भी ये 5 बंदे बोलेंगे नहीं यार हमें फिर भी ब्रेड नहीं खरीदना। फिर ये बंदा बोलेगा ऐसा करो 10 रुपये में भी ब्रेड तो खरीद लो यार, कि मैं क्या करूँगा, करूँगा इसको रख के यार, ये ख़राब हो जाएगा धूप में। फिर ये लोग बोलेंगे चले यार अब खरीद ही लेते 10 रुपये का ब्रेड। इससे एक चीज़ क्या सोची आपने, ये तो बहुत माइक्रो लेवल दिया मैंने आपको, अब ये ऐसे ही बहुत बड़ी इकॉनमी चलती है।
ठीक है? जब सारे लोग सोचते हैं कि हमने कम खर्चा करना है, नहीं खरीदना ज़्यादा, उससे क्या होता है जो आपके मार्केट में चीज़ों के रेट्स हैं वो भी कम हो जाता है, ठीक है? डिफिनिशन गैप इन द अब ये चीज़ आपने देखी होगी। अब देखो बेसिक एग्जांपल मैं कैसे देता हूँ, ये मैंने आपको एक ब्रेड का एग्जांपल दिया बहुत माइक्रो लेवल पे। आपने एक चीज़ देखी कि सर्दियों के टाइम पे जो गर्मियों के कपड़े होते हैं उनके रेट सस्ते हो जाते हैं, उन पे सेल लगनी शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए जो मार्च अप्रैल का टाइम है जब गर्मियाँ आने वाली होती है, जो सर्दियों के कपड़े उन पे सेल लग जाती है। तो बस यही सर्कल है, यही सॉरी यही साइकिल है, यही चलता है। और मैंने आपको माइक्रो लेवल पे भी बता दिया बहुत, जो ब्रेड वाला केस था, और बड़े लेवल पे भी ऐसा चलता ही है, ठीक है? डिफ्लेशन का क्या गैप क्या होता है भाई? अब भाई ईडी लो होगा, लो ईडी होगा, इससे क्या होगा? लो इन्वेस्टमेंट होगी, लो इन्वेस्टमेंट लो आउटपुट होगा, लो इनकम होगी, लो ईडी होगा। दिस इज नोन एज द डिफ्लेशनरी गैप, और यू कैन जस्ट मेक दिस डायग्राम, ठीक है? डेफिशिएंसी ऑफ एडी इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप, वही स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट कर रखी है। बस इसकी हेडिंग याद कर लोगे ना, हो जाएगा काम, मैं तो बोलूँ। ठीक है, बस ये बना देना, और ये जो ये बीच का गैप है इसे बोल देना कि दिस इज डिफ्लेशनरी गैप, जैसे हमारी बुक में दे भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, बोल देना डिफ्लेशनरी गैप है बस। अनडिज़ायर्ड स्टॉक्स भाई, इस साल क्या हुआ, लोगों ने सोचा कि हमने ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, और जो प्रोड्यूसर है उन्होंने बहुत सारा चीज़ें सप्लाई कर दी है, ठीक है? आपने डिसाइड कर दिया हमने कुछ नहीं ज़्यादा, हमने कुछ बनाना नहीं, प्रोड्यूसिंग आई मीन सो वेट अ सेकंड, आपने डिसाइड कर दिया हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदनी इस साल हमने नहीं खरीदनी ज़्यादा चीज़ें। डेफिशिएंट डिमांड का ही मतलब होता है कि नहीं खरीदनी इस साल ज़्यादा चीज़ें हमने, बट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर दिया, जो आपके सप्लायर से प्रोड्यूसर्स उन्होंने ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर दी। अब भाई लोगों ने डिसाइड कर दिया हमने खरीदना ही नहीं है, और इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं मार्केट में, उससे क्या होगा? अनडिजायर्ड स्टॉक्स होगा। जो दुकानदार हैं उनके गोडाउन्स भरे रहेंगे, ठीक है, पर कोई खरीदेगा ही नहीं उनसे। अनडिजायर्ड स्टॉक होगा उनके पास पड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा सामान पड़ा होगा उनकी दुकानों में, ठीक है, जो कि उनको चाहिए भी नहीं। आई मीन वो खराब हो जाएगा भाई, कीड़े खा जाएंगे। आई मीन कपड़े हैं तो उन्हें सिल्वर फिश खराब कर देगी, या कुछ अगर कोई खाने के आइटम्स है उन्हें कीड़े चींटियाँ खा जाएगी, तो आई मीन अनडिजायर्ड स्टॉक, ठीक है? प्रोड्यूसर्स आर नॉट एबल टू सेल ऑल दैट दे प्लान टू सेल और विश, भाई सीधी सी बात है, प्रोड्यूसर उतना नहीं बेच पाते जितना उन्होंने सोचा था कि इस साल बेचना, क्योंकि जो डिमांड है वो कम होगी इस बार, लोग नहीं खरीदना चाह रहे। लॉस ऑफ द प्रॉफिट्स, मैं देखो प्रोड्यूसर्स ने बहुत सारा माल लेके आया था, प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा माल लेके आए थे, माल मीन्स सारे बहुत ज़्यादा सामान लेके आए थे, प्रोडक्ट्स लेके आए थे। उन्होंने सोचा था इस साल तो बहुत ज़्यादा सेल्स करेंगे, ठीक है? प्रोड्यूसर्स ने सोच रखा था कि इस साल हम बहुत ज़्यादा सेल्स करेंगे, ठीक है? बट क्या हुआ कि इस साल वो पूरी इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाए, ठीक है? मेरी बात समझ सुनना। इस साल प्रोड्यूसर्स ने सोचा था कि हम इस साल तो बहुत ज़्यादा सेल्स करेंगे, बट वो नहीं कर पाए सेल्स। क्यों नहीं कर पाए? लोगों ने चीज़ें नहीं खरीदी, उससे क्या हो गया? लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। इतना सारा सामान लाके उन्होंने सोचा था, प्रोडक्ट्स लाके सोचा था हम बेचेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, और प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे पा रहे क्योंकि लोग खरीद ही नहीं रहे, ये वही बात है, ठीक है? बाकी मैंने देखो कंसेप्ट्स बता दिए, डेफिनेशंस आप तुम यहीं से पढ़ सकते हो, कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हेडिंग्स लिख देना, और बाकी अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देना, जिस तरीके से मैंने तुम्हें बोल के एक्सप्लेन किया तुम वहाँ पे लिख देना, ठीक है? एक्सक्यूज मी। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड की क्या डेफिनेशन है? ये वाली, ये बेस्ट डेफिनेशन है यहाँ पे, ठीक है? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस। अब देखो ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट में जो इक्विलिब्रियम बैठ रखा है, ठीक है? जितने लोग काम करना चाहते हैं काम कर सकते हैं, जो प्रेजेंट वेज रेट है उसमें उन सब लोगों को काम मिल रहा है, और जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है और एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वल है, वो ये वाली सिचुएशन है, ठीक है? वो ये वाली सिचुएशन। बट इस साल जो हमारी एग्रीगेट डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा हो गई है, वो कहाँ पहुँच गया है? ये वाली सिचुएशन आ गई है, ठीक है? डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई चीज़ों की, लोगों ने तो इस साल सडनली डिसाइड कर लिया कि इस साल तो बहुत सारी शॉपिंग करेंगे हम, ठीक है? तो ये वाली सिचुएशन, ये भी एक डिज़ायरेबल सिचुएशन है। अब जिसमें एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है करस्पॉन्डिंग टू द फुल इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल है, बट एग्रीगेट डिमांड इतनी हो चुकी है कि भाई एक्सेस में हो चुकी है, ठीक है? एक्सेस डिमांड, सीधी सी बात, एक्सेस डिमांड हो चुकी है, राइट? डेफिनेशन है, और ये पढ़ लेना, ये जो फॉर्मूला है एक्सेस, वेट अ सेकंड, ये एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है ना, एक्सेस डिमांड का क्या मतलब हुआ? जो आपका एडी है, एडी ज़्यादा है, और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो कम है। इस साल डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं, बट जो दुकानदार है वो ज़्यादा सामान नहीं बेच पा रहे हैं, इतना उन्होंने मंगाया ही नहीं सामान, क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज़ ने ही उतना नहीं बनाया, ठीक है? दैट्स इट। और क्या था इसमें? अब हम कॉजेज़ की बात करेंगे, कॉजेज़ क्यों हो रहा है एग्रीगेट डिमांड इस साल क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इस साल लोग इतना ज़्यादा डिमांड क्यों कर रहे हैं? पहला रीज़न क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन है, इंक्रीज इन द प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस बार जो घरेलू लोग थे, यू नो हाउस होल्ड सेक्टर था, ठीक है, घर में रहने वाले लोग थे, जो हाउसेज थे, उन्होंने सोचा कि भाई, घर के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि इस साल तो हम बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा राशन खरीदेंगे, हम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का खरीदेंगे, ये वो सो इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, ठीक है, मार्केट में। सेकंड, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमारी फैक्ट्रीज़ वगैरह थी, फैक्ट्रीज़ वगैरह ने भी सोच लिया कि यार इस साल तो हम बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है? इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने भी सोच लिया कि इस साल तो हम बहुत सारी फैक्ट्रीज़ बनाएंगे, बहुत ज़्यादा रोड्स बनाएंगे, ठीक है? उससे भी एग्रीगेट डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है?
इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इस बार सोचा कि हम तो बहुत ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे। डिक्रीज इन इम्पोर्ट, आपने सोचा कि इस बार इम्पोर्ट हम कम करेंगे, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, दूसरी कंट्री को ज़्यादा माल भेजेंगे और खरीदेंगे कम दूसरी कंट्री से। ठीक है। कट इन द टैक्सेस, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई देखो ऐसा करो, इनकम टैक्स में सिर्फ 5% रख रहे हैं हम। ठीक है। इस बार मान लो जो बंदा 1 लाख कमा रहा है, तो सिर्फ 5,000 टैक्स देना, बाकी वो पैसा खुला खर्चेगा। आई मीन देखो, अब जेब में पैसा है उसके, ठीक है, 5,000 उसने टैक्स दे दिया, 95,000 उसके जेब में। अब वो 95,000 सारा तो खाएगा नहीं, कुछ पैसा सेव कर देगा, और जब मेजोरिटी एक चंक होगा वो बोलेगा अब तो भाई लग्जरी चीज़ें खरीदूंगा। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सेस एडी, थ्री थ्री क्रिटिकल सिचुएशंस इन द इकोनॉमी। ठीक है। ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या सिचुएशन होती है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। ओके, व्हाट इज दिस। हाँ, अब देखो कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में पढ़े, पहले हमने ईडी में भी यही किया, कॉजेज पढ़े फिर कॉन्सिक्वेंसेज पढ़े। अब हम जो आपका सॉरी डेफिशिएंट एडी में भी हमने पहले कॉजेज पढ़े, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखे। अब जो एक्सेस एडी है उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उसके कॉजेज हमने पढ़ लिया, अब हम कॉन्सिक्वेंसेज पढ़ने वाले, क्या क्या सिचुएशन। इन्फ्लेशनरी गैप, पीछे एक डिफ्लेशनरी गैप वाला पॉइंट था, इधर इधर इन्फ्लेशनरी गैप वाला पॉइंट है। इसमें क्या हो रहा है, ठीक है, जो आपकी पहले देखो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कौन सा था, ये वाली सिचुएशन थी। बट इस साल लोगों ने डिसाइड किया कि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे, तो इससे क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी कंट्री में। भाई लोग जब ज़्यादा डिमांड करेंगे और जो सप्लाई है वो कम होगी, इससे इसका क्या मतलब होगा, इससे जो चीज़ों के हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे, उनके रेट्स बढ़ जाएंगे चीज़ों के। ठीक है। ये वो सिचुएशन है इन्फ्लेशनरी का। ठीक है। ये आप याद कर सकते हो अगर आप करना है, ये चार्ट बहुत ईजी जैसा है, बट बेसिक मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्या मतलब है। इन्फ्लेशनरी गैप इज इक्वल टू एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का मतलब इन्फ्लेशनरी गैप होता है। यार देखो, अगर ना आप बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट करके आप इकोनॉमिक्स और यू कैन से इस चैप्टर को देखोगे ना, आपको ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लगेगा। ठीक है। आई मीन देखो भाई, कैसे बताऊँ मैं आपको। भाई इस साल आपने लोगों ने डिसाइड कर दिया कि हमें एडिडास के ही कपड़े पहनने हैं, तो एडिडास की जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, बस वही चीज़ है ये। Statistic GDP, higher the demand of fails to generate the higher level of GDP in the economy. Static GDP with statistics बोल रहा हूँ, सॉरी। स्टैटिक जीडीपी, आपकी जो जीडीपी है वो यहीं पे रहेगी। ठीक है। क्यों, हायर द डिमांड फेल्स टू जनरेट द हायर जीडीपी इन द इकोनॉमी। भाई देखो, बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, उससे जीडीपी इंक्रीज़ ही नहीं कर पा रही। जीडीपी क्यों इंक्रीज़ नहीं कर पा रही, जीडीपी कैसे इंक्रीज़ करती है, जब कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, जब कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। इस सिचुएशन में क्या हुआ हो रहा है कि कंट्री प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, कंट्री उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है। चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा, और चीज़ें सीधी सी बात है, जब भी कभी महंगाई लोग ज़्यादा डिमांड करें, ठीक है, लोग चाहते हैं ज़्यादा डिमांड, बट फैक्ट्रीज उतना प्रोड्यूस नहीं कर पाती, उससे एक सिचुएशन होती है जिसे बोलते हैं महंगाई। जीडीपी नहीं बढ़ती उससे, बस महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ठीक है, बस। और क्या था हमारे पास, when we say that we refer to the GDP is not the nominal GDP, चलो ठीक है, इसको नहीं अभी हम छेड़ेंगे वो आपने अगले अगले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से कर रखा है। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी हम कंसिडर करते हैं यूजुअली, नॉमिनल को उतना नहीं देखा जाता है। एक्सेस डिमांड एंड द वेज प्राइस स्पायरल, इसके लिए आपको मैं सिर्फ कहूँगा, एक तो ये छोटी सी 4-5 शब्द हैं, इसे याद करें, और ये भी आप कर सकते हो। एक्सेस डिमांड एंड द वेज प्राइस स्पायरल, ये वेज प्राइस स्पायरल क्या चीज़ होती है। Wage price spiral is equal to, owing to the excess demand, there is a pressure, there is a pressure of demand। देखो सीधी सी बात है, मैं वेज प्राइस स्पायरल की बात करता हूँ। ठीक है। वेजेस कैच द प्राइस का, प्राइसेस कैच द वेज, वेजेस, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। वेजेस कैच द प्राइस एंड द प्राइसेस कैच द वेजेस, इसका क्या मतलब, बॉल तो है नहीं जो कैच कैच खेल रहे हैं, ये सीधी सी बात है। अब देखो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारी, लेकिन हमारी कंट्री में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है। और इससे क्या होगा, महंगाई जब बढ़ेगी इससे क्या होगा, आप डिमांड करोगे यार मेरी सैलरी इंक्रीज, सैलरी बॉस भी चलो सैलरी इंक्रीज़ कर लेगा। ठीक है। सैलरीज इंक्रीज़ होगी और मार्केट में दाम बढ़ेंगे, मार्केट में दाम बढ़ते रहेंगे और आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती रहेगी। चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है, चीज़ें नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो क्या फ़ायदा है भाई। आप चीज़ों के दाम बढ़ाते रहो और आपको बाद में अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। ये बस चीज़ें इंक्रीज़ करती जाएगी, एक ही लेवल पे आपकी जीडीपी रहेगी, जीडीपी कहीं नहीं जाने वाली, और कंट्री बस इन्फ्लेट करती रहेगी। ठीक है, इन्फ्लेट होती रहेगी, बस नंबर में आप जो सैलरी है वो 10,000 से 20,000 हो जाएगी, बट आपका जो लाइफ स्टाइल है वही रहेगा जो पहले था। कहने का मतलब, पहले भाई ऐसा है कि 1,000 रुपये के आटा आता था, और बाद में वो सेम आटा 10,000 का आने लग जाएगा, और आपकी सैलरी उसी के हिसाब से बढ़ जाएगी। तो मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बस इन्फ्लेशन की वजह से चीज़ें बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है। Okay, owing to the excess demand, there is a pressure of the demand on existing resource, considering cost production, rise in the general prices level, price in the cost of living। भाई इतना सा काम का लग रहा है मेरे को। ठीक है। राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, जैसे एग्रीगेट डिमांड जब बहुत ज़्यादा होगा, उससे क्या होगा, जो आपके जनरल प्राइस है मार्केट में, इवन से जो चीज़ों का दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे क्या होगा, राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग। भाई जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों को भाई बेसिक आटा खरीदने के लिए भी और पैसे लगेंगे, जो वो पहले बहुत सस्ते रेट पे खरीद रहे थे। इससे क्या होगा, राइज इन द वेजेस अगेन, उससे क्या होगा, वापस उनको अपनी सैलरी वगैरह के लिए डिमांड करना पड़ेगा।
भाई मेरी सैलरी इंक्रीज़ करो। लॉस ऑफ द प्रॉफिट्स, देयर इज़ अ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ओइंग टू द अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या, ईजी है, सब कुछ ज़्यादा वो नहीं है, बट चलो ठीक है। दिस इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स ओइंग टू द अनफुलफिल्ड डिमांड इन द इकोनॉमी। देखो ये सिचुएशन है, इसमें क्या हो रहा है, वेट अ सेकेंड, हाँ ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन है। आपका जो इक्विलिब्रियम है वो यहाँ पे स्ट्रक कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक कर रहा है। आपकी जो डिमांड है, आपने इस साल डिमांड ज़्यादा प्रोड्यूस करनी शुरू, आई मीन आपने इस साल डिमांड ज़्यादा करनी शुरू कर दी, और जो आपके प्रोड्यूसर्स है वो आपकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के पास एक बहुत अच्छा मौका था कि वो प्रॉफिट कमा सके, बट वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे क्योंकि उन्होंने इस साल प्लान ही नहीं किया कितना प्रोडक्शन करना है। भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, आपको क्या लग रहा है फैक्ट्रीज को प्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है? फैक्ट्री को भी तो कहीं से रॉ मटेरियल लाना है, कहीं से इंतजाम करना है। अब फैक्ट्री ने इतना इंतजाम कर रखा था कि भाई इस साल तो इतना ही हम, यू कैन से इतनी ही डिमांड के, इतनी ही डिमांड है तो इसके लिए इतना ही हम सप्लाई करेंगे इस साल। बट इस साल पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी सडनली इतनी ज़्यादा डिमांड हो गई। अब भाई फैक्ट्रीज भी चाहती है कि यार काश हमने ज़्यादा चीज़ें मंगाई होती, ज़्यादा बंदोबस्त किया होता, ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करने का, तो आज हम और ज़्यादा अमीर होते। बस। ओके। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप की क्या सिचुएशन होती है? एडीज, बस एक पहली बात तो डेफिनेशन लिख देना जो मैंने पीछे बताई है आपको। यू कैन से एक्स डेफिशिएंट डेफिशिएंट एडी और एक्सेस एडी की जो डेफिनेशन है वो लिख देना। कॉजेज क्या है, ये फॉर्मूला लिख देना बस, ठीक है। इम्पैक्ट और आउटपुट डज नॉट, व्हाट इज दिस, लेवल ऑफ आउटपुट डज नॉट इंक्रीज, और यू कैन से द जीडीपी डज नॉट इंक्रीज, ठीक है। लेवल ऑफ आउटपुट इज लेस देन दैट ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट। ईजी। इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देर इज़ नो अनएम्प्लॉयमेंट और द अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। इन्फ्लेशनरी गैप, भाई जब इन्फ्लेशनरी गैप होती है कि भाई वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नाम की चीज़ नहीं होती है। फिर एज जो डिफ्लेशनरी गैप वाली सिचुएशन है, देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे। ओवरऑल इम्पैक्ट लीड्स टू द वेज प्राइस स्पाइरल। बस ये अब लास्ट में आपने कॉन्सिक्वेंसेज लिख दिया, ये वही चीज़ें हैं, बस वही रिपीट हुई है। भाई देखो, अगर आपके पास और बड़ा क्वेश्चन आ गया ना डिफरेंशिएशन का कि एक्सप्लेन इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, बीच में कॉजेज भी लिख देना, ठीक है। एक कॉजेज के पॉइंट्स आ जाएंगे, ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। मतलब अगर आपको कंसेप्ट्स पॉइंट वाइज आपने सब याद कर रखा है ना, तो आप आराम से डिफरेंशिएशन बना सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन का, सेकंड आपका जीडीपी के ऊपर बन जाएगा कि किस सिचुएशन में जीडीपी है, किस सिचुएशन में फुल एम्प्लॉयमेंट है, किस सिचुएशन में कॉजेज क्या क्या है, और यही सब चीज़ें, ठीक है। ये आराम से आप बना सकते हो पॉइंट्स, तो डिफरेंशिएशन ज़्यादा टफ होगी नहीं इसकी, अगर आपको कंसेप्ट्स ईजिली याद है, ठीक है। Measures to correct the deficient and the excess demand on the physical and the monetary policy. वेट अ मिनट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से मेजर्स टू करेक्ट द डेफिशिएंट, जो डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड की जब सिचुएशन होगी उसको आप करेक्ट किस तरीके से करोगे। अब देखो डिफरेंशिएशन में ना आप ये भी लिख सकते हो, मेजर्स भी डाल सकते हो ना कि किस तरीके से आप ठीक कर सकते हो, आई मीन ठीक कर सकते हो दोनों सिचुएशन को। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप वाली जब सिचुएशन होगी, इनको आप कैसे ठीक कर सकते हो अपनी कंट्री को, अपनी इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए। देखो मैं आपको बताता हूँ, दिस इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, ठीक है। This is not at all important. Next page. This is not at all important again. This is not at all important again. ठीक है। देखो ये थोड़ा लास्ट वाला मैं बता दूंगा, ये जो ये नीचे बॉक्स बना है इसको हम थोड़ा कर लेंगे। बाकी कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। मेन जितना सारा तुम्हारा कवर होना वो इसी चार्ट के थ्रू मैं इजीली कवर करा दूंगा। अब बस शर्त एक है कि अगर तुमने मनी चैप्टर वाली वीडियो वेट, मनी नहीं, बैंकिंग चैप्टर वाली अगर दोनों पार्ट्स देख रखे हैं तो तुम्हारे लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर नहीं देख रखे, प्लीज़ मनी चैप्टर के ऊपर जाओ और वो वीडियो अच्छे से देखो। उससे तुम्हारा जो मेजॉरिटी पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है, ये सारा तुम्हारा इतना तो जो मॉनेटरी पॉलिसी वाला पार्ट है, ये सारा तुम्हारा जो वो बैंकिंग चैप्टर है वो पूरा कवर कर रहा है। बस हमें एडिशनल ये पढ़ने की ज़रूरत है, और मैं एक्सप्लेन भी यही करूँगा। ये मैं बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ तुम्हें, बैंक रेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट है, रेपो रेट के ऊपर क्या इफेक्ट है, क्योंकि ये पिछली वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में हुआ हुआ है, ठीक है। अब भाई पहले ना मैं एक बेसिक डिफरेंस, चलो मैंने पहले आपको ये बता देता हूँ कि फिजिकल और मॉनेटरी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, ये दो आपके पास टर्म नॉलेज हमेशा आती है कि भाई ये मॉनेटरी क्या है, फिजिकल क्या है, ये पता नहीं, समझ ही नहीं आता ये दोनों चीज़ें है क्या क्या, ठीक है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग द एक्सेस और द डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई ऑफ क्रेडिट, ठीक है। इट इज़ द पॉलिसी ऑफ करेक्टिंग द मैनेजिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय मैनेजिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। मैं बताता हूँ, जब भी कभी आप फिजिकल वर्ड की बात करो, कहीं पे भी फिजिकल वर्ड आ जाए, फिजिकल पॉलिसी का मतलब सीधी सी बात है, बजट से रिलेटेड है और गवर्नमेंट से रिलेटेड है, फाइनेंस मिनिस्टर से रिलेटेड है। जब भी कभी मॉनेटरी पॉलिसी की बात है तो समझ लो कि भाई पैसे से रिलेटेड है, कि पैसे की सप्लाई घटानी बढ़ानी है, ठीक है। जो कैश है बस सीधी सी बात है, कितना नोट छापना है कितना नहीं छापना है, ये उसी से रिलेटेड होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का अगेन अगर आप कभी भी सोचो, मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब सीधा आरबीआई से कनेक्टेड है, ठीक है। जो फिजिकल पॉलिसी है वो डायरेक्ट फाइनेंस मिनिस्टर से कनेक्टेड है। बेसिक अगर आपने बहुत ज़्यादा डिफरेंट, मतलब बहुत ज़्यादा एक अच्छी एक इमेज बनानी है अपने दिमाग में समझने के लिए, क्विकली अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या चीज़ है।
फिजिकल पॉलिसी मतलब देश का बजट और फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी मतलब नोट छापने हैं, बैंक रेट इंटरेस्ट वगैरह चेंज करना है, आरबीआई। बस दोनों अलग अलग है, ठीक है। एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर पूरा बजट के ऊपर देखना है, दूसरा आपने सीधा आरबीआई को देखना है और नोट छापने के ऊपर देखना है। बस ये डिफरेंस है बेसिक दोनों के बीच में, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। परसुएशन इट इज़ परस्यूड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। कौन कौन कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल बैंक चलाता है, मॉनेटरी पॉलिसी को कौन देखता है? जो फिजिकल पॉलिसी से जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट देखती है हमारी कंट्री की, ठीक है। टूल्स क्या क्या मॉनेटरी पॉलिसी के, बैंक रेट एग्जांपल दे रखे, बैंक रेट, रेपो रेट, ये टूल्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी क्या है वो हम अभी पीछे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। बेसिक आपको मैंने एक बता दिया मॉनेटरी और फिजिकल के बीच में डिफ्रेंसिएशन क्या क्या होता है। बाकी हम पढ़ेंगे अब इधर, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पहले डेफिशिएंट डिमांड पढ़ा था। हम पहले डेफिशिएंट डिमांड के बारे में जानेंगे। डेफिशिएंट डिमांड कौन सी सिचुएशन होती है? सप्लायर्स ने बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दिया और इस साल डिमांड बहुत ज़्यादा कम रहेगी। आपने डिसाइड कर दिया मैंने खर्चा नहीं करना, बट दुकान वालों ने डिसाइड कर दिया हमने तो पूरे गोडाउन भर रखे हैं, हम तो बेचेंगे इस साल। बट आपने बोला कि मैं हमने खरीदना नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो आपके दुकानदार है भाई उनके पास एक्सेस स्टॉक आ जाएगा, वो तो घाटे में हो जाएंगे बेचारे, ठीक है। ये वो सिचुएशन है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं मॉनेटरी पॉलिसी, क्या कैसे क्या करोगे आप जब भी आपके पास डेफिशिएंट डिमांड हो जाए। एक सेकंड मैं थोड़ा ना बना ही दूँ आप लोगों के लिए। ये आ गया आपका एएस, ये आ गया आपका एडी, ये आ गया आपका दूसरा एडी, ठीक है। ओके, डेफिशिएंट है ना ये, हाँ। ये आपका एक सेकंड रुकना ज़रा, ये बस लास्ट कंसेप्ट है तो मैं पूरा दिमाग लगा के अच्छे से इजीली तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वेट अ सेकंड, ठीक है। ओके, दिस इज द इक्विलिब्रियम वाला, 81, 82, 81 और 82, ठीक है। दिस इज ए एस, ठीक है। ये ग्राफ है, मेरे को एक चीज़ बताओ, देखो ए एस का ग्राफ वही है जो इनकम वाला ग्राफ, चलो मैं इनकम को नहीं लाऊंगा, ये ए एस वाला ग्राफ है, एग्रीगेट सप्लाई वाला ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक्चुअल में ये होनी चाहिए थी, ठीक है। ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए थी, बट आपकी प्रेजेंटली सिचुएशन कौन से वाली है, ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्ट्रक हुआ है, ठीक है। ये थी आइडियल सिचुएशन, यहाँ ये होनी चाहिए थी, बट है क्या असलियत में, ये वाली सिचुएशन जहाँ पे सर्कल लग रखा है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन एक्चुअल में, तो अभी मैं इसको काट दूंगा। ये वाली सिचुएशन है एक्चुअल वाली, ठीक है। ये यहाँ पे हम बैठे हैं, इस सिचुएशन में क्या एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है यहाँ पे, फुल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, लोग अनएम्प्लॉयमेंट बैठे, अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। ए एस ए डी इक्वल है बट यहाँ पे लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेशर्स, इसमें क्या होता है, मुझे एक चीज़ बताओ, अगर आपको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे आना है, ठीक है। डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम होने का क्या मतलब है, एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब क्या है, चीज़ों के जो प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। प्राइजेस है चीज़ों के, दाम मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उनका जो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। रेट कम होने का क्या क्या मतलब है, बैंक रेट और रेपो रेट कम हो जाएगा, ठीक है। जो बैंक रेट और रेपो रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आई मीन कम नहीं हो जाएगा, यू कैन से जो आपका आरबीआई है वो आपका बैंक रेट और रेपो रेट कम कर देगा। बैंक रेट और रेपो रेट कम करने का क्या मतलब है, जो बैंक्स है, यू कैन से जो प्राइवेट बैंक्स है, आरबीआई बात करूँ मैं, सी आरबीआई क्या है, बैंक रेट रेपो रेट क्या है, मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। बैंक रेट और रेपो रेट है कि कितने इंटरेस्ट पे आरबीआई प्राइवेट बैंक को लोन दे रहा है। अब मान लो वो इंटरेस्ट कम हो जाता है तो जो आपके प्राइवेट बैंक है वो ज़्यादा लोन लेंगे, ठीक है, जब उनको पता है कि यार कम इंटरेस्ट देना है। भाई मुझे बताओ, भाई प्राइवेट बैंक है, आरबीआई बोलता है कि भाई देखो तुम अगर 1 लाख का लोन लोगे तो हम तुम्हें सिर्फ 2% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। भाई ये तो खुशी खुशी लेगा प्राइवेट बैंक। अब भाई प्राइवेट बैंक खुशी खुशी ले रहे हैं, प्राइवेट बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया। अब प्राइवेट बैंक उस पैसे को ऐसा तो है नहीं कि अपनी तिजोरियों में रखेगा। प्राइवेट बैंक आगे लोगों के बीच में पैसा बांटेगा, लोगों के बीच में पैसा बांटेगा, क्या होगा, क्या मतलब होगा इसका, लोगों के पास पैसा आ जाएगा। लोगों के पास जब पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे, उन पे उस पैसे को खर्च करेंगे। खर्च करेंगे, इससे क्या होगा, पैसे जब लोग खर्च करेंगे, लोग चाहेंगे चीज़ें खरीदना, पैसे खर्चने के भाई पैसे खर्चने का क्या मतलब, लोग चाह रहे हैं कि चीज़ें खरीदें। इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डिमांड घटी हुई है, तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी मतलब प्राइसेस वापस बढ़ जाएंगे। ये वाली सिचुएशन प्राइस घटने की है, ये सिचुएशन प्राइस बढ़ने की है, बस इतना याद रखो, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट कम हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट एक ऐसा, मतलब मान लो एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, उस प्राइवेट बैंक ने सोचा कि यार देखो बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा करता हूँ अपना जो पैसा है और सेविंग्स है यू कैन से, वो मैं आरबीआई के पास रख देता हूँ।
आरबीआई के पास। अब आरबीआई उसे इंटरेस्ट देगा बदले में। आरबीआई इंटरेस्ट कैसे देगा? एफडीआर देखिए, आपने सुना होगा अपने पापा से कि भाई मेरे को एफडीआर पे तो इतना इंटरेस्ट पड़ रहा है, आपके पापा बोलते होंगे। अब उसी तरीके से जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक भी अपना पैसा आरबीआई के पास रखता है, और आरबीआई अभी अब पैसा उनका खुशी खुशी रख लेता है। बट आरबीआई क्या बोलता है कि भाई देखो, तुम इतने टाइम के लिए रखो, इतने टाइम में हम तुम्हें इतना इंटरेस्ट देंगे। अब आरबीआई ने बोल दिया कि भाई इस साल हम इंटरेस्ट कम कर रहे हैं, इस साल तुम्हें, तुम 1 लाख रुपए रखो, तो हम तुम्हें एक ही परसेंट वो देंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेट तुम्हारा सिर्फ 1% होगा। अब भाई यार वो प्राइवेट बैंक बोलेगा यार तो तुम्हारे पास हम रखें क्यों, हम पागल हो जो तुम्हारे पास रखेंगे, तुम हमें इतना कम रिटर्न दे, सिर्फ 1% के रिटर्न दे रहे हो। तो इस वजह से क्या होगा कि जो आपका प्राइवेट बैंक है वो कभी भी आरबीआई के पास अब पैसा नहीं रखने वाला, सेविंग्स का टाइप नहीं करने वाला। वो क्या करेगा, वो कहेगा कि यार मैं खुद रखता हूँ अपने पास, इससे अच्छा इस पैसे को लोन पे दे देता हूँ। लोन पे देने का क्या मतलब होगा, वापस एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी चीज़ों की, जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। परचेज ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। भाई देखो गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी भाई पुराने टाइम में अगर तुमने मैं कैसे बताऊँ, गवर्नमेंट कुछ सिक्योरिटीज़ रखती है। परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। अब देखो गवर्नमेंट के पास कुछ सिक्योरिटीज़ होती है, जिनसे गवर्नमेंट कुछ एक पैसा रखती है। यू कैन से बॉन्ड्स, देखे यार गवर्नमेंट के लिए कुछ बॉन्ड्स निकलते हैं। बॉन्ड्स में एग्जांपल देता हूँ, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में सुना है तुम लोगों ने? मोस्ट प्रोबेबली सुना होगा क्योंकि तुम कॉमर्स के हो। एस जी बीज, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, ये क्या होता है? यार आरबीआई ना हर साल हर महीने, आई वुड से हर महीने कुछ ना कुछ गोल्ड बॉन्ड्स निकालता है। यू कैन से गोल्ड के जो, यू कैन से वो होता है, आई मीन एक एग्रीमेंट टाइप होता है कि भाई तुमने आरबीआई से 1 ग्राम गोल्ड खरीदा है। ये काइंड ऑफ एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। ये एग्रीमेंट आरबीआई बताऊँ क्या बोलेगा कि जिस दिन आरबीआई को दिख गया कि भाई कंट्री में बहुत ज़्यादा चीज़ें सस्ती हो रही है, वो इतनी ज़्यादा सस्ती हो रही है, भाई देख चीज़ें जब एक्सट्रीमली सस्ती होने लग जाए ना, वो भी एक बहुत बेकार सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा बेकार से। अब इसको कंट्रोल करना है अगर हमारे आरबीआई को, आरबीआई क्या बोलेगा, भाई देखो जितनी जितनी तुम लोगों ने गोल्ड खरीदा था ना, वो सारा आज हमें वापस दे दो, तो मैं बदले में हम तुम्हें उसके पैसे दे देंगे, ठीक है। आरबीआई बोल रहा है तुम अपने जितने सारे बॉन्ड्स थे वो हमें वापस दो, हम तुम्हें बदले में पैसे दे देंगे। अब भाई आरबीआई की ज़बरदस्ती क्यों कर रहा है, आरबीआई की क्या इंटेंशन है, आरबीआई क्यों मांग रहे इतनी जल्दी कि भाई तुम जितना सारे गोल्ड बॉन्ड्स थे वो मुझे वापस करो, मैं हम तुम्हें बदले में पैसा दे देंगे। आरबीआई चाहता है कि भाई तुम गोल्ड बॉन्ड्स दो, कागज़ी कार्रवाई हम देख लेंगे, वो कागज़ वगैरह सारे वापस करो, तुम्हारे जो पैसे हैं तुम्हें हम वापस करें। अब भाई लोगों के हाथ में पैसा आएगा। अब वो लोग क्या करेंगे, अब देखो उनके पास पैसा आ गया, अब लोग चीज़ें खरीदेंगे, वापस चीज़ें खरीदेंगे, क्या होगा, रेट बढ़ जाएंगे, डिमांड प्रॉपर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगी, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर बन जाएगी। सीआरआर क्या होता है कि ऐसा अमाउंट, ऐसा मनी का अमाउंट जो प्राइवेट बैंक से उनको आरबीआई के पास रखना पड़ता है, कंपल्सरीली रखना पड़ता है, तो वो सीआरआर होता है। अगर बैंक आरबीआई ने बोल दिया कि यार तुम्हें थोड़ा कम पैसा रखना पड़ेगा हमारे पास एज अ सिक्योरिटी, तो क्या करेगी भाई, बैंक वाले तो खुश हो जाएंगे, भाई तुम्हारे पास आरबीआई को तो अब कम पैसा देना पड़ रहा है हमें, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा लोन देंगे, ज़्यादा लोन देंगे, वापस एडी हमारी ठीक रेट पे आ जाएगी, ठीक है। एसएलआर कम हो जाएगा। एसएलआर क्या होता है, आरबीआई बोलता है कि भाई हर एक प्राइवेट बैंक को कुछ अमाउंट, यू कैन से 15%, पहले तो आई मीन एक आइडियल सिचुएशन होती है 15% की। आरबीआई कहता है कि हर एक प्राइवेट बैंक को 15% मनी कैश के फॉर्म में रखनी पड़ेगी, कैश या गोल्ड के फॉर्म पे रखनी पड़ेगी। अब मान लो आरबीआई ने बोला कि यार ऐसा करो 15 से 5% कर लो, तो यार वो बोलेगी बैंक यार चलो सिर्फ 5% मुझे कैश रखना है, अब तो बाकी जितना सारा 95% हम लोन पे दे सकते हैं। तो आरबीआई खुश, आरबीआई नहीं सॉरी, जो प्राइवेट बैंक है वो खुश, वो ज़्यादा लोन देंगे, ज़्यादा लोन देंगे क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे, वापस इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएंगे। क्वालिटेटिव मेजर्स, ये भी हमने पढ़ रखे हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स का क्या सिचुएशन है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, यू कैन से मार्जिनल रिक्वायरमेंट यार तो इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं डिटेल में, जैसे मैंने बैंकिंग चैप्टर में किया था। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज़ लाइक, अगर आपने 1 लाख का लोन लेना है तो आपको 1.5 लाख की चीज़ गिरवी रखनी पड़ेगी, ये एक आरबीआई शर्त रखता है। अब मान लो आरबीआई ने कहा कि भाई देखो अगर तुम्हें 1 लाख का लोन चाहिए, तो तुम्हें एज अ कोलेटरल तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए की चीज़ ही, 1 लाख के लोन के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए की चीज़ ही गिरवी रखनी पड़ेगी। तो लोग तो इजीली कर देंगे, लोग आराम से चीज़ें गिरवी रख देंगे और वापस लोन ले लेंगे। इससे क्या होगा, लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट थी वो कम होगी ना। देखो पहले 1.5 लाख गिरवी रखना पड़ रहा था, अब वो कम होकर सिर्फ 1 लाख की कोई आइटम रखनी पड़ेगी गिरवी, ठीक है, और कोलेटरल रखना पड़ेगा, सीधी सी बात, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग, पैसा लोगों के हाथ में आएगा, लोग ज़्यादा खर्चेंगे, इससे वापस हमारी जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। मॉरल प्रेशर फॉर द लिबरल लीडिंग। मॉरल प्रेशर, आरबीआई बोलेगी भाई लोगों को, भाई लोगों ज़्यादा खर्चा करो, ज़्यादा खर्चा करो, ये चीज़ें वो चीज़ें, बस वो चीज़ मॉरल का मतलब, मॉरल कैसे होता है भाई, सलाह दो। क्रेडिट राशनिंग इज़ विड्रॉल। पहले ना आरबीआई क्रेडिट राशनिंग करती है, आरबीआई डिसाइड करती है कि भाई इस साल हम इतनी चीज़ें, ये इवन से जस्ट एक एग्जांपल, आरबीआई डिसाइड करती है कि भाई इस साल इतनी चीज़ें प्रोड्यूस होगी, एक लिमिट लगा देती है कोटा टाइप, इस साल हम इतनी ही चीज़ें इंपोर्ट करेंगे,
इस साल हम इतनी ही चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे, आरबीआई ये सब कुछ खत्म कर देता है, ठीक है। बोलता है कि भाई जिसको जितना प्रोड्यूस करना है, जितना परचेज करना है, सब कुछ कर सकते हैं, कोई परचेज करने पे कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। हम कोई लिमिट नहीं रख रहे इस साल, जिसको जितना परचेज करना है करते रहो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जब लोगों को फ्रीडम मिलेगी पैसे खर्चने की, तो लोग पैसे खर्चेंगे। पैसे खर्चने का क्या मतलब है, ये डिमांड बढ़ाएंगे लोग, ठीक है। खर्चने का क्या मतलब है, डिमांड बढ़ाएंगे, प्राइसेस वापस ऊपर आ जाएंगे, बस वही बात है। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल मेजर्स। अभी तक ये इतना सारा बैंकिंग चैप्टर में सारा रिपीट हो रखा है, देखो इतने डिटेल में मैंने ये बताया, ये नहीं बताऊंगा इतने डिटेल में, ठीक है। फिजिकल मेजर्स, अब हम फिजिकल मेजर्स पढ़ने वाले हैं, बजटरी मेजर्स, ठीक है। बजटरी मेजर्स में क्या क्या होगा, गवर्नमेंट इस साल अपने बजट में डिसाइड करेगी हम बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। बहुत ज़्यादा पैसा मतलब हम इस साल बहुत सारे रोड्स बनाएंगे, इस साल हम बहुत ज़्यादा रेलवे को एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। ये सारी फिजिकल मेजर्स में आएंगे। अब ज़्यादा गवर्नमेंट जब पैसा ज़्यादा खर्च रही है, इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट भी डिमांड इंक्रीज कर रही है, वापस जो डिमांड हमारी घटी हुई थी, ये डिमांड बढ़ के ये डिमांड बन जाएगी, ठीक है। टैक्सेस, गवर्नमेंट ने बोल दिया इस साल हम टैक्सेस कम कर देते हैं, लोगों के पास जब टैक्सेस कम हो जाएंगे, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा। 1 लाख किसी की सैलरी थी, गवर्नमेंट ने बोला सिर्फ 5% इनकम टैक्स है, सिर्फ 5% इनकम टैक्स है, तो जो मेजॉरिटी चंक है मनी का, वो बंदा अपने ऊपर खर्च कर सकता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। मंथली की बात करता हूँ, ठीक है। जब भी मैं 1 लाख बोल रहा हूँ ना और इनकम टैक्स बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा मंथली बेसिस पे बोल रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, होता नहीं मंथली इनकम टैक्स, बट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पब्लिक बोरोइंग और द पब्लिक डेप्थ। अब देखो जो हमारी वो है, आरबीआई है, आरबीआई सॉरी, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बोलेगी भाई इस साल हम लोग बोरिंग वगैरह कम करेंगे। वो बोलेगी कि हम पब्लिक बोरिंग वगैरह कम करेंगे, पब्लिक से डेप्थ कम लेंगे, इससे वापस क्या होगा, हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वापस बढ़ जाएगा, जो प्राइसेस है वो वापस बढ़ जाएंगे, ठीक है। बोरिंग फ्रॉम आरबीआई, वो आरबीआई से ज़्यादा बोरो करने लगेंगे। उनको पता है भाई हमारी मार्केट में लोग चीज़ें खरीद नहीं रहे, वो बोलेंगे कि भाई आरबीआई ऐसा कर, हमें पैसा दे ताकि हम खर्च पाए, लोन दे आरबीआई भाई हमें ताकि हम खर्च पाए। और जब वो खर्चेंगे वापस क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी, वापस आपके जो ईडी है वो एक इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट रेट पे पहुंच जाएगी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होता है, डेफिशि एक्सेस डिमांड। यार मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, नो मैं इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। 1 सेकंड के लिए मान लो, चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक चार्ट ना, कितना टाइम लगेगा, ठीक है। क्या था, ओके, ठीक है। अब थोड़ा मैं प्रेजेंटेबल है, बहुत अच्छा तो नहीं है बट चलो, एट द एंड ऑफ द डे प्रेजेंटेबल तो थोड़ा बना, ठीक है। एक, दो, दिस इज वन इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये अदर इक्विलिब्रियम है, एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला लेवल है, रुक जाओ, जो ये वाला लेवल है यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ठीक है। यहाँ पे ए डी ए एस इक्वल है, यहाँ पे ए डी और ए एस इक्वल है, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है इस सिचुएशन में। वेयर एज बट हमारे इस साल क्या डिसाइड हुआ कि जो लोग हैं, लोगों ने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा चीज़ें डिमांड करेंगे, तो इक्विलिब्रियम हमारा बढ़ के इधर पहुँच जाएगा, इक्विलिब्रियम हमारा बढ़ के इधर पहुँच गया गलती से। अब मुझे बताओ इसको किस तरीके से आप ठीक करोगे। पहली बात क्वान्टिटेटिव मेजर्स, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब चीज़ों के रेट ज़्यादा है हमारी कंट्री में, ठीक है। अब बैंक रेट और रेपो रेट आप क्या कर दोगे, बैंक रेट और रेपो रेट को आप बढ़ा दोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे, अब मान लो कि अगर कोई भी प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक आरबीआई से लोन लेना चाह रहा है, आरबीआई बोलेगा भाई देखो हमें 20% इंटरेस्ट चाहिए तब हम तुम्हें लोन देंगे, ठीक है। आरबीआई क्या बोल रहा है, 20% इंटरेस्ट चाहिए हमें तो इस लोन के बदले। फिर प्राइवेट बैंक बोला भाई पागल है, हम इस साल चलो लोन वगैरह कम देंगे। अगर वो लोन वगैरह कम देंगे, इससे क्या होगा, कंट्री की जो प्राइसेस है, एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी, और प्राइसेस भी कम हो जाएंगे, और हमारा जो एडी है वो वापस इधर पहुंच जाएगा जहाँ पे होना चाहिए, कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। सेम गोज टू रेपो रेट भी ऐसे ही चलता है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जिस रेट पे आरबीआई एक्सेप्ट करती है पैसा किससे, प्राइवेट बैंक से, आरबीआई क्या बोलेगी यार, बोलेगी प्राइवेट बैंक से, प्राइवेट बैंक्स अगर तुम्हें अपना पैसा हमारे पास रखना है तो रखो, इस पर हम देखो, तुम हमारे पास पैसा अपना 5 साल के लिए रखो, 5 साल के बाद हम तुम्हें 30% रिटर्न देंगे, 30% रिटर्न देंगे। जो प्राइवेट बैंक है वो खुश हो जाएगा, यार आरबीआई तो बहुत अच्छा है, हमें रिटर्न दे रहा है, तो आरबीआई अपना सारा पैसा इनके पास रख देगा। आरबीआई सॉरी, जो अपना प्राइवेट बैंक है वो अपना सारा पैसा आरबीआई के पास रख देगा, ठीक है, क्योंकि उनको 25% के रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है। 5 साल बाद उन्हें 25% से ज़्यादा, मतलब 25% के रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसका क्या मतलब होगा, अब आरबीआई के पास सॉरी, जो प्राइवेट बैंक के पास पैसा कम हो जाएगी, क्योंकि सारा पैसा उन्होंने आरबीआई के पास रख लिया। अब पैसा कम हो गया तो वो ज़्यादा लोन कम दे पाएंगे, क्या मतलब होगा कि लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, पैसा कम होगा, लोग पैसा कम खर्चेंगे, मतलब
जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। डिमांड कम हो जाएगी मतलब प्राइसेस कम हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी सिचुएशन, ठीक है। सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, भाई आरबीआई बोलेगी देखो सुनो, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स खरीदो सब लोग, ठीक है। सब लोग गोल्ड खरीदो, खरीदते रहो गोल्ड, गोल्ड के हम थोड़े रेट सस्ते कर देते, तो गोल्ड खरीदो सब लोग। अब गोल्ड खरीदने का क्या मतलब है, ठीक है, क्यों गोल्ड खरीदो, क्या रीज़न है इसका, गोल्ड खरीदने का क्या रीज़न है, ठीक है। सेल ऑफ गोल्ड, अब देखो गोल्ड, गोल्ड को आप खरीदोगे, गोल्ड आपके कम हो जाएगा, गोल्ड के रेट्स हैं वो थोड़े आपके कम हो जाएंगे जब भी, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका डिसाइड किया आपने कि गोल्ड खरीदना है, गोल्ड खरीदना है मतलब क्या होगा, जो लोगों के हाथ में पैसा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेट्स हाई हो रखे थे, अब लोग क्या करेंगे, उन उस पैसे को वो यूटिलाइज करेंगे गोल्ड खरीदने में, ठीक है, वो गोल्ड खरीद के रख लेंगे। अब लोगों के हाथ में पैसा कम होगा क्योंकि उसका तो उन्होंने गोल्ड खरीद लिया, ठीक है। अब लोगों के हाथ में पैसा कम है, अब पैसा कम है तो वो मार्केट में जाके कम चीज़ें खरीदेंगे क्योंकि उन्होंने सारा पैसा तो गोल्ड पे लगा दिया। वो कम पैसा कम खर्चेंगे मार्केट में तो क्या मिलेगा होगा, डिमांड कम हो जाएगी और वापस इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे स्ट्रक होगा और यू कैन से रेट कम हो जाएंगे, यहाँ पे इस सिचुएशन पे रेट कम हो जाएंगे, ठीक है। सीआरआर और एसएलआर वो आरबीआई बढ़ा देगा। आरबीआई बोलेगी कि भाई देखो पहले तुम्हें सीआरआर 10% देना पड़ता था, अब तुम्हें 20% देना पड़ेगा। बैंक बोलेगा अब तो हम लोन ही ज़्यादा नहीं दे सकते। अब देखो जिसको समझ नहीं आ रही सीआरआर वगैरह क्या है, ये मनी बैंकिंग चैप्टर्स में, वैसे मनी में तो नहीं, बैंकिंग चैप्टर में अच्छे से क्लियर हो रखा है ये वाला पार्ट। अगर किसी को इस वाले पार्ट में कन्फ्यूजन है, प्लीज़ जो बैंकिंग चैप्टर वाली वीडियो है उसको देखो, उसमें अच्छे से क्लियर हो रखा है, ठीक है। अब एसएलआर है, गवर्नमेंट बोलेगी भाई देखो तुम्हें लिक्विड, मतलब पहले तो 15% तुम्हें रखना पड़ता था कैश और गोल्ड के फॉर्म में, अपनी जितना भी सारा तुमने पैसा है तुम्हारे पास। अब आरबीआई बोलती है कि देखो पहले 15 था, अब तुम्हें 30% रखना पड़ेगा। अब 30% रखना पड़ेगा तो आरबीआई के, सॉरी, जो प्राइवेट बैंक है उनके पास कम पैसा बचेगा जो वो लोन दे पाएंगे। अब लोन कम दे पाएंगे क्या मतलब, लोगों के हाथ में क्या पैसा कम आएगा, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, डिमांड घटेगी, डिमांड घटेगी तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक डिमांड पहुंच जाएगी एट द एंड। क्वालिटेटिव मेजर मार्जिनल रिक्वायरमेंट बना देंगे, बढ़ा देंगे ये लोग। मार्जिनल रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है, अगर किसी आदमी को 1 लाख का लोन देना है, आरबीआई बोलेगी देखो तुम्हें अगर 1 लाख का लोन चाहिए तो 2 लाख की चीज़ों में गिरवी रखनी पड़ेगी, एज अ कोलेटरल रखनी पड़ेगी, ठीक है। इससे वापस आ जाएगा, ढंग ढंग से आ जाए, ठीक रेट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। मॉरल प्रेशर फॉर द सिलेक्टिव एंड स्ट्रिक्ट लेंडिंग, अब भाई मॉरल प्रेशर लगा देंगे ये, आई मीन बहुत ज़्यादा मॉरल प्रेशर आ जाएगा, मतलब आरबीआई बोलेगा कि ऐसा करो यार तुम लोग, यू कैन से लोगों को कहेगी कि ज़्यादा मतलब इतना सारा वो ना, लोन ज़्यादा मत दो। आरबीआई बोलेगा इनको, प्राइवेट बैंक्स को ज़्यादा प्रेशर डालेगा, ज़्यादा लोन नहीं देना इस बार, ये वो सो मतलब डांटेगा एंड ऑल, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। क्रेडिट रैशनिंग इज इनिशिएटेड, भाई आरबीआई इस बार लगा देगा, रैशनल लिमिट्स लगा देगा कि भाई इस साल इतनी चीज़ें ही आप इंपोर्ट करोगे, इतनी चीज़ें ही आप एक्सपोर्ट करोगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे फिजिकल पॉलिसीज़, फिजिकल पॉलिसीज़ में क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल पॉलिसी में क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाले हैं? सबसे पहले गवर्नमेंट इस साल, देखो जहाँ जब रेट्स बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट सोचेगी इस साल हम एक्सपेंडिचर कम करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का क्या मतलब है, गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी, खर्चा कम करने का क्या मतलब होगा, लोगों के पास यू कैन से जो इकॉनमी में है वो पैसा कम सर्कुलेट होगा जब गवर्नमेंट कम खर्चा करेगी। कम खर्चा करेगी, कम सर्कुलेट होगा पैसा, इसका क्या मतलब होगा, कम डिमांड हो जाएगी चीज़ों की, रेट कम आ जाएंगे, ठीक है। टैक्सेस बढ़ा देगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बोलेगी इस बार बहुत ज़्यादा टैक्सेस कर लेंगे हम, कि इस बार हम टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। टैक्सेस बढ़ा देंगे, गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पहले 5% टैक्सेस थे, अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इनकम टैक्स 50% कर देते हैं। भाई कोई बंदा 1 लाख कमा रहा है, उसका जो 1 लाख है उसमें उसमें से 50% टैक्स किसी के पास चलेगा, गवर्नमेंट के पास। अब उसके पास थोड़ा सा पैसा बचा, अब उसके पास थोड़ा सा पैसा बचा तो वो कुछ चीज़ें कम डिमांड करेगा, ज़्यादा कम खर्चा करेगा, कम कंज्यूम करेगा और रेट्स ढंग से आ जाएंगे। पब्लिक बोरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी, जो आपकी पब्लिक बोरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। आई मीन जो आपका बैंक है वो, यूँ से जो गवर्नमेंट है वो लोगों से ज़्यादा बड़ा बोरो करेगी, पैसा ज़्यादा लेगी लोगों से, ठीक है। ज़्यादा लोन्स लेगी लोगों से, क्यों लेगी लोगों से लोन ज़्यादा, इससे क्या होगा, लोगों से पैसा ले रही है गवर्नमेंट, ऐसे ज़बरदस्ती नहीं ले रही है, एज अ लोन ले रही है वापस, ठीक है। एज अ डेप्थ ले रही है, इससे क्या होगा, पैसा गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, डिमांड लोग कम करेंगे, जब पैसा कम होगा लोगों के पास और प्राइसेस कम आ जाएंगे, ठीक है। आरबीआई से जो हमारा यू कैन से गवर्नमेंट है वो आरबीआई से बहुत ज़्यादा कम लोन लेगी, कम लोन लेगी, क्यों लेगी, कम इसलिए लेगी कि भाई खर्चा कम करना है, इस साल हमने ज़्यादा इकोनॉमी में पैसा नहीं डालना है, सर्कुलेट नहीं करवाना है इस साल पैसा, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा महंगाई हुई हो रखी है, तो आरबीआई से वो कम लोन्स लेंगे, ठीक है। सो विद दिस हमारा जो सारा कंसेप्ट था, वो जो पूरा जितना सारा टॉपिक था, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई, हमने एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड हमने अच्छे से कर दिया है। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, डेफिनेशंस पढ़ी, कॉजेज़ पढ़े, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़े और एंड में हमने मेजर्स भी देखे, मेजर्स और क्योर्स जो भी बोलना आपने, फिजिकल और मॉनेटरी के बीच का एक डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो विद दिस वीडियो वी आर एंडिंग आर syllabus of macroeconomics class 12 TR Gen. So thank you for watching the video. If you think this video was helpful, make sure to like, students. Thank you. Bye bye.